नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इस एमसीक्यू सीरीज का आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया से सीखेंगे। ज़्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सब धान से रिलेटेड हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी होने वाली है, अगर आप इसको अभी परचेज करते हो तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के साथ आपको मिलेगी। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर आप लोग एजीटीए की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल विधिवत तरीके से, तो आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हिच कंट्री was the system of rice intensification developed by Henry de Laulany in 1983। कह रहा है कि 1983 में हेनरी डे लौलानी द्वारा सघन धान प्रणाली का विकास किस देश में किया गया था। सीधे सीधे पूछ रहा है कि एसआरआई सिस्टम जो है जिसमें धान की खेती करी जाती है, ये सिस्टम किस देश में डेवलप किया गया था सबसे पहली बार। एक एक करके समझते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जो एसआरआई मेथड है ये सबसे पहले मेडागास्कर में स्टार्ट हुआ था। ये मेडागास्कर कहाँ पड़ता है? मेडागास्कर जो है ये अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? अफ्रीका के एक देश है मेडागास्कर, वहां पर ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वाला मेथड इजाद किया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल चीजें भी याद रखनी चाहिए। जैसे जो फिलीपींस है, फिलीपींस में एक मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, डेपोग या फिर मैट मेथड। डेपोग या फिर मैट मेथड जो होता है ये कहाँ से डेवलप हुआ था? ये फिलीपींस से डेवलप हुआ था। और ये कब डेवलप हुआ था? ये 1966 में डेवलप हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं जापान की। तो जो जापान है यहाँ पर वी शेप राइस कल्टीवेशन डेवलप हुआ था। क्या डेवलप हुआ था? वी शेप्ड राइस राइस कल्टीवेशन। तो वी शेप राइस कल्टीवेशन कहाँ डेवलप हुआ था? ये चीज जापान में डेवलप हुआ था। और ये डेवलप किसने किया था? इसको जो डेवलप करने का श्रेय जाता है वो जाता है, एक लोग हुआ करते हैं सेरिजो, तो सेरिजो को जाता है। समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो एसआरआई मेथड जो ये डेवलप हुआ था, कहाँ पे डेवलप हुआ था? मेडागास्कर में जो एसआरआई मेथड डेवलप हुआ था इसको भारत में लाया गया था। कब लाया गया था? एसआरआई मेथड जो है, एसआरआई मेथड ये भारत में कब आया था? ये भारत में सन 2000 और 2003 के बीच में आया था। और सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले ये भारत में तमिलनाडु में इस एसआरआई मेथड को अडॉप्ट किया गया था। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ राइस ग्रेन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। 1 किलो चावल के दाने का उत्पादन करने के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 400 से 500 लीटर, 5000 लीटर, 3000 लीटर या फिर 1240 लीटर के आसपास। यहाँ पर जो हम देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, इसको ध्यान से समझते हैं। जो 5000 लीटर होता है ये इस 5000 लीटर की मदद से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इस 5000 लीटर की मदद से हम राइस प्रोड्यूस करते हैं। कितना? 1 किलोग्राम राइस। कितना प्रोड्यूस करते हैं? 1 किलोग्राम। लेकिन अगर वहीं कोई पूछ ले कि धान कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो हम पैडी जो प्रोड्यूस करते हैं, पैडी प्रोड्यूस करते हैं कितना? 1 किलोग्राम पैडी 3000 लीटर से। यहाँ पर पैडी है, पूरा पूरा धान है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या है? राइस का प्रोडक्शन। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? इसके अलावा अगर हम बात करें कि टोटल यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक चीज लिखी है 1240 लीटर। तो 1240 लीटर तो नहीं है, लेकिन 1240 mm है। ये 1240 mm क्या है? ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है। क्या है? ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट
टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्रॉप। राइस की जो क्रॉप होती है उसको लगभग 1240 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है इसकी पूरी ग्रोथ साइकिल में। समझ गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और दिया गया है तो इसको मैं बता देता हूँ। 400 से 500 लीटर लिखा। तो ज़्यादातर जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर प्लांट के ड्राई मैटर को प्रोड्यूस करने के लिए 400 से 500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम इंटरवल आफ्टर सोइंग इज द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ बेहुसनिंग परफॉर्म इन डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस। सीधी बुआई वाले तराई धान की बुआई के लिए कितने समय अंतराल के बाद बेहुसनिंग की प्रथा की जाती है? बोले तो बेहुसनिंग कब करा जाता है? ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बेहुसनिंग में जो हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग तो होता नहीं। सीधा सीधा यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने टाइम इंटरवल के बाद बुआई के कितने टाइम इंटरवल बाद हमको क्या करना चाहिए? बेहुसनिंग करनी चाहिए। सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेहुसनिंग हम कब करते हैं? 4 से 6 वीक जब हम बुआई कर लेते हैं। बुआई इस तरीके से मान लो हमने कर ली है, इस तरीके से लाइन से बुआई करी है, तो हम बेहुसनिंग कैसे करेंगे? 4 से 5 वीक के बाद इस तरीके से इधर को भी बेहुसनिंग कर देंगे और इसके अलावा इधर को भी हम बेहुसनिंग कर देते हैं। समझ गए। एक इंटरवल पे क्या करते हैं हम, इसमें ट्रैक्टर से हल्की सी जुताई कर देते हैं। इसको करने से क्या होता है? सबसे पहली बात तो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और ऊपर से जो बहुत कहीं कहीं पर ऐसा हो जाए, एक तरीके से थिनिंग भी हो जाती है। अगर कहीं कहीं पर धान के पौधे, 2 पौधे बिल्कुल आसपास लगे हुए हैं तो वो भी डैमेज हो जाते हैं और उनकी जो प्रॉपर स्पेसिंग होती है वो बन जाती है। इसी वजह से ये बेहुसनिंग करी जाती है। समझ गए बेटा। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन से देखें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर निकल सकती है। जैसे यहाँ पर 8 से 10 दिन दिया है, तो आपको पता है कि जो SRI मेथड होता है, क्या कौन सा मेथड? SRI जो मेथड होता है, इस मेथड से सीडलिंग तैयार होती है। ठीक, यस, इस मेथड से सीडलिंग तैयार होती है। कितने दिन में? 8 से 10 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है 11 से 14 दिन। ये जो 11 से 14 दिन है, इससे क्या होता है? जब हम कभी डेपोग मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम मैट मेथड बोलते हैं। जब कभी भी हम डेपोग मेथड या इसके अलावा मैट मेथड से जब हम कोई नर्सरी तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने में कितना दिन लग जाता है? 11 से 14 दिन का टाइम लगता है। समझ लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको 40 से 70 दिन दिया। 40 से 70 दिन कई जगह पर बहुत एडवांस चीज होती है। कई जगह पर हम जब राइस की खेती करते हैं तो उसमें हम डबल ट्रांसप्लांटिंग मेथड यूज करते हैं। तो डबल ट्रांसप्लांटिंग का क्या होता है? एक बार पहले हमने नर्सरी ग्रो करी, नर्सरी ग्रो करने के बाद उसको हम लेके गए ट्रांसप्लांट किए और ट्रांसप्लांट करने के बाद वहां से फिर हम उसको किसी दूसरे खेत में शिफ्ट करते हैं। यानी कि इसकी 2 बार ट्रांसप्लांटिंग होती है। एक बार कब? एक बार तो नर्सरी हमने ग्रो किया, सीड को डाला और सीड से नर्सरी आई। क्या डाला? पहले सीड डाला, सीड से जर्मिनेट हुआ, तो पहली ट्रांसप्लांटिंग करेंगे और इसके बाद दूसरी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो 60 से 70 दिन होता है, इस 60 से 70 दिन पे हम इसकी जब डबल ट्रांसप्लांटिंग मेथड करते हैं तो दूसरी ट्रांसप्लांटिंग 60 से 70 दिन बाद करते हैं। ठीक, तो ये कब यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है डबल ट्रांसप्लांटिंग मेथड। डबल ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ये डबल ट्रांसप्लांटिंग जो मेथड होता है उसमें दूसरी ट्रांसप्लांटिंग 60 से 70 दिन के आसपास में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल लीफ कलर चार्ट? आप लोगों को पता होगा क्रिटिकल लीफ कलर जो चार्ट होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पौधों के अंदर नाइट्रोजन कितना चाहिए और कितना उपलब्ध हो, इसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रिकमेंडेड नाइट्रोजन एप्लीकेशन इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कह रहा है कि जो लीफ कलर चार्ट है इसकी वैल्यू कितनी आती है तब हमको अपने धान के खेत में नाइट्रोजन डालना चाहिए। ये चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब लीफ कलर चार्ट में 3 से 4 की वैल्यू जब आती है तो इससे हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमारे धान के खेत में अब हमें नाइट्रोजन देना चाहिए।
ये जो लीफ कलर चार्ट होता है, इस लीफ कलर चार्ट से हम क्या कर पाते हैं, इसकी मदद से हम मैक्सिमाइज कर पाते हैं, मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, नाइट्रोजन का यूज एफिशिएंसी जो है उसको हम मैक्सिमाइज कर पाते हैं लीफ कलर चार्ट से। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी धान की फसल है उसको कब नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो हम उस समय डाल देंगे, तो हमारा जो नाइट्रोजन का जो लॉस होता है डिनाइट्रिफिकेशन से या लीचिंग के द्वारा या फिर वोलेटिलाइजेशन के द्वारा, ये सब लॉस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन वेट बेड मेथड, यानी कि वेट बेड जो नर्सरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है राइस के अंदर, उसके लिए ऑप्टिमम सीड रेट अप्लाइड पर हेक्टेयर। अगर हमको वेट बेड नर्सरी मेथड से खेती करनी है, नर्सरी उगानी है, तो उसमें 1 हेक्टेयर प्लांटिंग करने के लिए हमको कितने सीड रेट की जरूरत पड़ती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? 40 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसको ध्यान से समझना बेटा। जब हम धान की, आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेडिशनल धान की वैरायटी होती है, हाइब्रिड को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या करते हैं हम इसमें 4 से 5 जो सीडलिंग होती है उसको एक साथ लगाते हैं। तो ये जो 4-5 सीडलिंग एक साथ लगाते हैं, इसी वजह से जो हमारा हाइब्रिड है उसके मुकाबले ये लगभग हाइब्रिड के मुकाबले इसका सीड रेट ज़्यादा हो जाता है। तो 40 से लेके 50 किलोग्राम जो है, ये हमारा जब वेट बेड नर्सरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो इतने सीड रेट की हमको ज़रूरत पड़ती है। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर 5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो लिख रहा है, मैंने कल भी इससे पूछा था। जब हम SRI मेथड का उपयोग करते हैं तब हमको 5 से 8 किलोग्राम ही सीड रेट की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो SRI मेथड होता है इसमें हम धान की फसल को बहुत दूर दूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे हम पानी की बचत कर सकें। तो दूर दूर लगाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि हमको थोड़ा सा सीड रेट घटा देना पड़ेगा। और इसके अलावा SRI मेथड में ज़्यादातर हम बहुत अच्छे जो बेवरस टाइप के सीड होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिनके अंदर टिलरिंग ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से SRI मेथड का जो सीड रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। समझ गई? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन राइस इज स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड विद द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस इज हाईली रिड्यूस्ड वाटरलॉग्ड सॉइल। धान में निम्नलिखित में से कौन सा रोग सख्त रूप से अत्यधिक कम रिड्यूस्ड जलभराव वाली मिट्टी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संचय से जुड़ा है? बहुत कठिन सी भाषा है। इसको अगर मैं आसान करूं तो सीधा सीधा लिख रहा है कि जब हमारा वाटर लॉक्ड सॉइल की कंडीशन आ जाती है और उसमें हम धान की खेती करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन जो सल्फाइड है इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से बीमारी कौन सी होती है, यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर हम देखते हैं जब हमारे खेत में अकोची डिजीज लगती है तो अकोची डिजीज की वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से ब्लैक क्राउन हो जाता है। क्या होता है? ब्लैक क्राउन हो जाता है, यानी कि धान का जो जमीन वाला हिस्सा होता है, इसे धान की जड़ है और यहाँ से टिलर निकले हुए हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा हो जाता है, वो काला पड़ जाता है। और इसके अलावा इसको एक और चीज बोलते हैं, रूट रॉट भी बोलते हैं। जब ये बहुत ज्यादा काला पड़ने लगता है तो यहाँ पर जो सफेद सफेद से जड़ें होती हैं ये वाला पार्ट भी काला पड़ने लगता है, तो इसको ब्लैक क्राउन या फिर रूट रॉट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस तरीके की कंडीशन हो जाती है जो कि अकोची डिजीज की वजह से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है। इसके अलावा यहाँ पर खैरा रोग लिखा हुआ है, तो इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि खैरा रोग जो है ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है। और इसको किसने सबसे पहली बार खोजा था? इसको खोजा था वाई.एल. नेने ने। वाई.एल. नेने जो है ये पंतनगर यूनिवर्सिटी में काम किया करते थे, तो उन्होंने यहीं पर खोजा था। और कब खोजा था? ये 1966 में खोजा था। समझ गए? यानी कि पंतनगर यूनिवर्सिटी बनाने के मात्र 6 साल बाद 1960 में बनी थी, 1966 में इन्होंने खोजा था। एक चीज यहाँ पर और दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ब्राउनिंग ऑफ राइस। राइस के अंदर जो ब्राउनिंग होती है किसकी वजह से होती है? ये होती है आयरन की कमी से। किसकी कमी से होती है? ये आयरन की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लास्ट डिजीज दिया गया।
तो जो ब्लास्ट डिजीज होती है ये भी धान के अंदर लगता है, लेकिन ये किसी न्यूट्रिएंट या फिर किसी केमिकल के एक्यूमुलेशन से नहीं लगता है। ये जो बीमारी होती है ये फंगस की वजह से होती है। किसकी वजह से? ये फंगस की वजह से लगने वाली बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिसाइज स्पेसिंग रिकमेंडेड फॉर स्क्वायर प्लांटिंग अंडर द प्रिंसिपल ऑफ SRI? सीधे सीधे पूछ रहा है कि जब हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन करते हैं तो उस समय पर स्क्वायर प्लांटिंग जब हम करते हैं, वर्गाकार और रोपड़, तो उसमें हम स्पेसिंग कितनी रखते हैं, ये चीज यहाँ पर सीधे सीधी पूछी जा रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो SRI मेथड होता है, SRI मेथड में हम 25 गुणे 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। समझ गए बेटा? 25 गुणे 25 सेंटीमीटर की जो स्पेसिंग होती है, इस तरीके से अगर हम बुआई करते हैं तो केवल और केवल 1 स्क्वायर मीटर में हमको 16 सीडलिंग लगानी पड़ती है। कितना? 1 स्क्वायर मीटर जो एरिया होगा, 1 मीटर यहाँ से लंबा और 1 मीटर यहाँ से, हमको कितना लगाना पड़ेगा? केवल 16 पौधे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 चौक 16, ये यहाँ पर पौधे लगाएंगे 16 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जब 1 मीटर है तो 25 सेंटीमीटर ये हो गया, ये 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, ऐसे करके हम कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा इसमें थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा हो गई है। एक लाइन ज़्यादा कैसे हो गई है? इसको मैंने जो बनाया है यहाँ स्टार्टिंग वाला जो होता है ये 12.5 का होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जब लेआउट पढ़ा होगा, लेआउट मैंने पढ़ाया है हार्टिकल्चर में, तो उसमें जैसे 25 बाई 25 पे लगाना है तो मेड़ से पहली दूरी हम कितना रखते हैं? आधी रखते हैं। यहाँ पर 0.5 रखेंगे, 12.5 है, यहाँ 12.5, और इस हिसाब से तब हम इसकी तब इसको खेत में अपने लगाते हैं। समझ गए? तो 25-25 करेंगे तो 25 चौका 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर। तो इधर से 4 और इधर से 4, टोटल 16 सीडलिंग इसके अंदर लगती है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि जब हम SRI मेथड में प्लांटिंग करते हैं तो पर स्क्वायर मीटर जो एरिया होता है उसमें कितने सीडलिंग लगती है। तो 25 बाई 25 सेंटीमीटर में हम बुआई करेंगे तो कितना लग जाएगा? 25 बाई 25 में जब हम लगाएंगे तो टोटल हमको 16 सीडलिंग इसमें हम आराम से लगा पाएंगे। समझ गए? इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी चाहिए। आप लोग एक चीज बताओ, मैं इसको बताऊंगा नहीं, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप जवाब दो कि जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है, नॉर्मल जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है धान के अंदर? नॉर्मल स्पेसिंग आपको इसको कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिख रहा है? द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन द राइस क्रॉप साइकिल वेयर सीवियर यील्ड लॉस कैन अकर्ड इफ वाटर स्ट्रेस हैपन। धान की फसल चक्र में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण, सबसे क्रिटिकल स्टेज पूछ रहा है इरिगेशन की, जहां पर पानी की कमी से उपज को भारी नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले देखते हैं हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, बूटिंग और लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, ये जो हमारा है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो बूटिंग होती है और बूटिंग के बाद जो पेनिकल इनिशिएशन के बाद वाली स्टेज, यानी कि सबसे पहले तो बूटिंग वाली स्टेज और जब बूटिंग हो जाती है तो बूटिंग के बाद क्या होता है? पेनिकल इनिशिएशन, मतलब तुरंत नहीं पड़ता है, बूटिंग होता है, टिलरिंग होता है, पेनिकल, उसके बाद फिर पेनिकल इनिशिएशन स्टार्ट होता है और पेनिकल इनिशिएशन के बाद वाला स्टेज होता है। तो एक तो बूटिंग हो गया और लेट पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। बोले तो जब हेडिंग वाली स्टेज खत्म होती है तो उसके आसपास हमको एक बार धान में सिंचाई जरूर करनी चाहिए अगर हमारे खेत में पानी नहीं। तो 8वें का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो टिलरिंग स्टेज दिया, ये क्रिटिकल स्टेज तो नहीं होता है, लेकिन जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग से 2 से लेके 20 दिन तक, कितना दिन तक? 2 से 20 दिन आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, 2 से लेके 20 दिन ट्रांसप्लांटिंग का जब हो जाता है तो इस समय पर टेलरिंग स्टेज चल रही होती है। समझ गए? बाकी सीडलिंग स्टेज तो आप लोगों को पता होगा, नर्सरी हम ग्रो करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और यहाँ पर इनसे एसोसिएटेड पर्सन या फिर यहाँ पर ओरिजिन दिया गया है। इसको ध्यान से देखना है और उसको मैच कराना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेपोग नर्सरी। ये जो डेपोग नर्सरी वाला मेथड है, मैट वाला जो मेथड है, ये कहाँ पर डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था फिलीपींस में। और ये फिलीपींस में कब डेवलप किया गया था? ये 1966 में डेवलप किया गया था, जब वाई.एल. नेने ने खैरा की खोज करी थी। कहाँ पर? जब इन्होंने खैरा की खोज नैनीताल में करी थी, नैनीताल का पंतनगर में करी थी, उसी समय पर फिलीपींस में डेपोग मेथड इजाद हो रहा था। समझ गए?
इसके अलावा SRI मेथड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो ये जो SRI मेथड है इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था हेनरी डी लेलानी ने। इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हेनरी डी लेलानी जो हुआ करते थे, मेडागास्कर के हुआ करते थे, इन्होंने ही SRI मेथड का खोज किया था। इसके अलावा बी शेप जो है, बी शेप राइस कल्टीवेशन, इसको कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? इसको इन्होंने स्टार्ट किया था शिजो मात्सुशिमा। शिजो मात्सुशिमा, इनके बारे में अभी शिजो मैंने लिखा था, जापान से ये थे। ये कहाँ से थे? ये जापान से थे। और ये कहाँ से थे? ये मेडागास्कर के थे। कहाँ के थे ये मेडागास्कर के थे। तो इन्हीं दोनों लोगों ने इस तरीके से इसको किया था। इसके अलावा एक है सगुना राइस टेक्निक। ये जो सगुना राइस टेक्निक है इसको किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया था चंद्रशेखर भड़सावले ने इसको डेवलप किया था। ए किस पे जा रहा है? ए जो है ये जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 पे। A4 पर यहाँ जा रहा है और A4 पर यहाँ जा रहा है। सी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। इसके अलावा देखते हैं बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है फर्स्ट पर। तो बी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं, जैसे डीनाइट्रिफिकेशन है, लीचिंग है, वोलेटिलाइजेशन है, और यहाँ पर लॉस परसेंटेज दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन लॉस मैकेनिज्म यहाँ पर दिए गए हैं। जब हम धान के खेत में नाइट्रोजन देते हैं तो नाइट्रोजन का लॉस इन 3 तरीके से होता है। डीनाइट्रिफिकेशन से होता है, लीचिंग से होता है, और इसके अलावा वोलेटिलाइजेशन की वजह से होता है। मैंने आपको इसे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसमें इस तरीके से नाइट्रोजन का लॉस होता है, इन तीनों तरीके से। और जब हम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर नाइट्रोजन डालते हैं, जब हमें नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तब इस चीज़ को हम क्या कर पाते हैं? इसको हम मिनिमाइज कर पाते हैं। यहाँ पर परसेंटेज लॉस दिया गया है, एक एक करके समझते हैं। जब हम जब हम नाइट्रोजन को अप्लाई करते हैं खेत में, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से होता है। लगभग 60% जो लॉस होता है वो किसकी वजह से हो जाता है? लगभग 60% जो लॉस होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से हो जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन है जो हम खेत में डालते हैं, चाहे वो नाइट्राइट फॉर्म में या अमोनिकल फॉर्म में, तो हम सोचते हैं कि ये पौधे को मिले, लेकिन ये इसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है और डीनाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रोजन गैस बनकर ये एनवायरनमेंट में उड़ जाता है। इसके बाद लीचिंग की बात करते हैं। तो लीचिंग के द्वारा कितना लॉस होता है? क्योंकि जब हम धान की खेती करते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, खेत में बहुत पानी डालते हैं। अब बहुत पानी डालोगे तो पानी नीचे जाएगा, तो पानी नीचे जाएगा तो अपने साथ न्यूट्रेंट भी लेके चला जाएगा। तो लगभग 8 से 14% के आसपास नाइट्रोजन तो ये लेके चला जाता है। इसके अलावा वाष्पीकरण हो जाता है। जब हम नाइट्रोजन डालते हैं और ज़्यादा धूप पड़ रही होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब इस समय पर क्या होता है? नाइट्रोजन का वोलेटिलाइजेशन हो जाता है, यानी नाइट्रोजन ये भी क्या होता है? ये गैस बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है। तो 1 से 4% के आसपास इससे लॉस होता है। अब आप अगर पूरा जोड़ोगे तो 8 और 4 12, यानी कि लगभग 72 से 75% तक तो नाइट्रोजन केवल इसी से लॉस हो जाता है। इसके बाद पौधे को ये प्राप्त होता है। तो इसमें ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है 3 पर। ए तीसरे पे जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है। बी गलत हो गया और ए गलत हो गया। इसके अलावा जो लीचिंग है, लीचिंग बी दूसरे पे जा रहा है। तो बी दूसरे पे कहाँ जा रहा है? बी दूसरे पे यहाँ जा रहा है, तो हमारे सी भी गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर नर्सरी के मेथड दिए गए हैं और यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया दिया गया है कि पर हेक्टेयर अगर हमको नर्सरी ग्रो करनी है तो उसके लिए कितना हेक्टेयर एरिया चाहिए होता है। जैसे जब हम बात करते हैं जनरल वेट नर्सरी की, जनरल जो वेट नर्सरी होती है, अगर इसको हमको यूज करना है तो हम कितना यूज करते हैं? लगभग 1 हेक्टेयर का 10वां भाग। जैसे मान लेते हैं अगर हमको 1 हेक्टेयर खेत में धान लगाना है तो हम क्या करेंगे? 1/10 हेक्टेयर, कितना? 1/10 हेक्टेयर में हम क्या कर देंगे? नर्सरी लगा देंगे और इसको उखाड़ेंगे, फिर ले जाके खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो 1/10 हेक्टेयर जो होता है वो कितना होता है? 1/10 हेक्टेयर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1000 मीटर स्क्वायर एरिया बोलते हैं। समझ गए? तो नॉर्मली हम इतना यूज करते हैं। अगर हमको 10 हेक्टेयर लगाना है, 10 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करनी है नॉर्मली, तो 10 हेक्टेयर में लगने वाला जितना भी सीड होगा उसको हम 1 हेक्टेयर में बुआई करेंगे। अगर इससे कम में बुआई करेंगे तो सीड प्रॉपर तरीके से सीडलिंग डेवलप नहीं होगी, और अगर इससे ज़्यादा एरिया हमने लगा दिया तो खरपतवार बहुत उग जाएगा। तो हमको दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 1000 स्क्वायर मीटर एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा डेपोग की बात करते हैं। तो जब हम डेपोग से नर्सरी उगाते हैं तो इससे, क्योंकि ये मैट वाला मेथड होता है, तो इसमें 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें नर्सरी बहुत पास पास में रहता है, एकदम बिल्कुल मैट नुमा ये बना होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में, प्रॉपर तरीके से बच्चों को पता होगा।
इसके अलावा सिस्टम ऑफ जो राइस इंटेंसिफिकेशन है, SRI जो सिस्टम होता है, इसमें क्योंकि सीड रेट ही कम लगता है, तो अगर सीड रेट कम लगेगा तो एरिया भी सबसे ज़्यादा एरिया भी इसके अंदर कम लगेगा। अब डेपोक मेथड से कम एरिया नहीं लगता है, क्योंकि डेपोक मेथड तो बहुत छोटा-छोटा होता है, एकदम मैट होता है, बिल्कुल पास-पास लगा होता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में इस वजह से एरिया कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीड कम, समझ पा रहे हो? बाकी डेपोक मेथड में तो सीड ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी तुलना करें सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन और डेपोक मेथड की, तो इसमें जो डेपोक मेथड होता है इसमें सीड ज़्यादा लगता है, लेकिन SRI में सीड कम लगता है। लेकिन SRI जो होता है इसकी नर्सरी हम मैट विधि से नहीं लगाते, इसको तो हम अपने नॉर्मली जो खेत होता है, नर्सरी होती है, वहाँ पर लगाते हैं। तो लगभग 100 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ती है। ए किस पे जाएगा? ए सेकंड पर जा रहा है, ए यहाँ पर सेकंड में जा रहा है, ए यहाँ पर सेकंड में जा रहा है, ए गलत हो गया और सी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है थर्ड पर, बी थर्ड में हमारा ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है और डी में तो एक में जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर? दिया गया है डिफिशियंसी और टॉक्सिसिटी। यहाँ पर या तो क्या दिया गया है, किसी न्यूट्रिएंट की अधिकता दी गई है या तो किसी न्यूट्रिएंट की कमी दी गई है। डिफिशियंसी बोले तो कमी, और यहाँ पर विषाक्तता दी गई है, यानी कि अगर अधिकता हो जाए, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर लिया गया है डिजीज और उनके सिम्टम्स दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। जैसे जिंक की जब कमी होती है तो खैरा होता है, इसको LKG वाला वही बच्चा बता देगा। इसके अलावा आयरन की टॉक्सिसिटी होती है, तो इससे क्या होता है? इससे ब्राउनिंग होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। और हाइड्रोजन सल्फाइड से ब्लैक रॉट या फिर रूट रॉट लगता है, इसको भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो ए किस पे जाएगा? ए जाएगा सेकंड पर, ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है और ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है। बी और जो सी है गलत हो गया। इसके अलावा बी देखते हैं, बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है थर्ड पर, बी थर्ड पर यहाँ जा रहा है और यहाँ गड़बड़ हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा हो तो सभी के सभी बच्चे एक बार लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13वां क्वेश्चन एक बार बता दूं, क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट सीडेड राइस। जो DSR है, यानी कि जब हम धान की बुआई नर्सरी में नहीं करते हैं, जैसे हम गेहूं की बुआई करते हैं, डायरेक्टली अगर उसी तरीके से धान की बुआई करने लगते हैं तो उसको हम डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं। तो डायरेक्ट सीडेड राइस के कंडीशन में ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको खोजना है इसमें से गलत कौन सा है। एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है? इट अवॉइड द ट्रेडिशनल नर्सरी रेजिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही है। जब हम डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो नर्सरी उगाएंगे ही नहीं, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इट कैन रिड्यूस मीथेन इमिशन बाई अप टू 50% कंपेयर टू ट्रांसप्लांटेड राइस। ये जो बात बोली जा रही है ये भी बिल्कुल सही बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि जब हम इस मेथड से लगाते हैं डायरेक्ट सीडेड वाला, तो इसमें पानी की थोड़ी सी कमी होती है। जहां पर पानी कम पाया जाता है वहां पर हम डायरेक्ट सीडेड राइस लगाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मीथेन गैस निकलती है ये वाटर लॉगिंग कंडीशन में निकलती है। जब धान के खेत में पानी भरा होता है तब निकलता है, फ्लडेड वाली कंडीशन में निकलता है। तो डायरेक्ट सीडेड में तो कभी पानी भरा ही नहीं रहता है, तो सीधी सीधी बात है कि जो मीथेन की इमिशन होगी वो 50% तक कम हो जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बातें सही हो गई, तो हमारा तीसरा तो गलत होना ही है, क्योंकि इस तरीके का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एग्जाम में हम तीसरा पढ़ेंगे नहीं, बस आगे बढ़ जाएंगे, टिक लगाएंगे। तो क्या कह रहा है इसमें? वीड कंट्रोल इज एक्सट्रीमली इजी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ही यही होती है जब डायरेक्ट सीडेड राइस में हम खेती करते हैं, कि यहाँ पर खरपतवार को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर इजी नहीं होता है, ये चीज बहुत कठिन हो जाती है। इसीलिए गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय सबमर्जेंस वाटर लॉगिंग इन राइस फील्ड। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको क्या करना है? नॉट ट्रू खोजना है। नॉट ट्रू यानी कि जो गलत है उसी को खोजना है। यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन ट्रिगर्ड होती है जब वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, यानी कि जब हम धान की खेती करते हैं और धान की खेती करते समय अगर जल भराव की स्थिति हो जाती है, तब धान के खेत में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होते हैं, यही चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। बाकी और कोई टेंशन वाली बात नहीं। पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इंक्रीजेज द सॉइल ऑफ इट इंक्रीजेज द pH ऑफ एसिडिक सॉइल एंड डिक्रीज द pH ऑफ सोडिक सॉइल। ये बात जो कही जा रही है वो बिल्कुल सही कही जा रही है। क्यों? क्योंकि जब जल भराव की स्थिति होती है, तो जल भराव की स्थिति में अगर बहुत कोई एसिडिक सॉइल है, पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर एसिडिक सॉइल लिखी है। एसिडिक सॉइल यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक जो सॉइल होगी, कैट क्ले टाइप का होगा, उसके अंदर
अगर जल भराव की स्थिति होगी तो वो धीरे धीरे उसका पीएच बढ़ेगा और नॉर्मल की तरफ आएगा। लेकिन अगर कोई सोडिक सॉइल है जिसका पीएच बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर अगर जल भराव की स्थिति होगी तो वो भी नीचे आएगा। जल भराव की स्थिति में हल्का सा न्यूट्रल या फिर हल्का सा एसिडिक सॉइल आपको देखने को मिलती है जल भराव की स्थिति में। मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं वहां पर पढ़ाया था, तो मैंने यही बोला था कि हल्का सा वो एसिडिक सॉइल हो जाती है जल भराव की स्थिति में। तो बहुत बच्चे ऐसा सोचने लगे कि अगर जल भराव की स्थिति होगी तो एसिडिक होता जाएगा और बहुत लंबे समय तक जो जल भराव हो जाएगा तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इतना एसिडिक हो जाएगा कि आप उससे पानी पूरी बना सकते हो। ऐसा नहीं है, एसिडिक होता है लेकिन इतना एसिडिक नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो उसको भी वो थोड़ा सा कम एसिडिक के पास लेके आएगा, वो 4 के पास 5 के पास लेके आएगा। अगर बेसिडिक सोडिक ज्यादा है तो उसको भी थोड़ा सा कम करेगा, क्योंकि जो सोडियम होता है ये पानी के अंदर घुल के उड़ जाएगा, तो जो सोडिक है यानी कि जो लवण है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस वजह से ये बात जो कहा जा रहा है कि जो पीएच होता है एसिडिक का इंक्रीज करता है। अगर एसिडिक सॉइल है, बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल है, तो उसको इंक्रीज करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ लेके आएगा, न्यूट्रल की तरफ। और अगर सोडिक सॉइल है तो उसको भी डिक्रीज कर देता है। समझ गए? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और हमको यहाँ पर खोजना क्या था? हमको यहाँ पर गलत खोजना था, तो इसको तो हमने खोजा लेकिन किसी काम का नहीं निकला। इट इंक्रीजेज द रेडॉक्स पोटेंशियल, ये जो बात बोली जा रही है, जब वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है तो रेडॉक्स पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल जो होता है ये डिक्रीज होता है। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि भैया ये इंक्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है रिडक्शन, यानी कि ये कम होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल घट जाता है। और रेडॉक्स पोटेंशियल घट जाता है और इसके अलावा क्रिएटिंग ए हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन में ऑक्सीजन बढ़ेगा? बिल्कुल गलत। सॉइल साइंस का फंडामेंटल याद करो, मैंने सॉइल साइंस में पढ़ाया था, बोला था जब जलभराव की स्थिति होती है तो मिट्टी के अंदर जो 25% ऑक्सीजन होता है, और सॉरी 25% जो हवा होती है वो निकल जाती है और उसकी जगह पानी ले लेता है। तो जब पूरी हवा ही गायब है तो ऑक्सीजन तो वैसे ही कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हायर नहीं होगा, कम भले हो जाता है। समझ गए? हायर नहीं होता, कम हो जाता है। और हमको गलत खोजना था, तो एक तो हमने गलत खोज लिया। दूसरा देखते हैं, इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव सॉइल फॉस्फेट ड्यू टू द रिलीज ऑफ अक्यूरेटेड फॉस्फोरस। कह रहा है कि यह अवरुद्ध फास्फोरस के निकलने के कारण मूल मिट्टी के फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। जब पानी की जलभराव की स्थिति होती है तो इससे फास्फोरस की जो उपलब्धता है ये बढ़ जाती है। ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही बात। हमको खोजना था गलत और हमने खोजा केवल ऑप्शन नंबर बी जो है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन बी पे टिक लगाएंगे, 1 नंबर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेहुसनिंग। बेहुसनिंग अभी थोड़ी देर मैंने पढ़ाया ही है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देख के बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा चीज है। इट इंक्रीजेस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड डिक्रीजेस ए ग्रेन टू स्ट्रॉ रेशियो। ये जो बात बोली जा रही है ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत क्यों है? क्योंकि जब हम बेहुसनिंग कर देते हैं तो बेहुसनिंग करने से वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, और ग्रेन और स्ट्रॉ की जो रेशियो होती है उसको क्या होता है बेहुसनिंग करने से, क्योंकि हम इसमें क्रॉस प्लॉइंग कर देते हैं, तो क्रॉस प्लॉइंग करते हैं तो जो एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वो घट जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट भी घट जाते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ घट जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रेन और स्ट्रॉ की बात हो रहा है, ग्रेन और स्ट्रॉ की बात, वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ग्रेन और स्ट्रॉ का रेशियो जो होता है वो बढ़ जाता है। समझ गए? यानी कि ग्रेन हमको ज्यादा मिलेगा। अगर ध्यान से समझो बेटा कि अगर वेजिटेटिव पार्ट अगर घट जाएगा, यानी कि धान का पुआल अगर घट जाएगा तो ग्रेन अपने आप बढ़ जाएगा ना, तो वही बात तो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल क्या है, वही बात तो यहाँ पर उल्टा बोला जा रहा है। समझ गए? तो वेजिटेटिव ग्रोथ घट जाती है और ग्रेन का बढ़ जाता है, तो ये चीज उल्टी लिखी जा रही है। समझ पा रहे हो? तो अगर ये उल्टी लिखी जा रही है तो यानी ये बात हो जाएगी गलत। इसके अलावा क्या दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज परफॉर्म प्राइमरली इन डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस फील्ड। ये बात बिल्कुल सही है। डायरेक्ट सीडेड होता है, बेहुसनिंग तभी करते हैं जब डायरेक्ट सीडेड करते हैं, यानी डायरेक्ट गेहूं के जैसे बुआई कर देते हैं। लिखा क्या है तीसरा स्टेटमेंट, एसोसिएटेड गैप फिलिंग प्रैक्टिस इज कॉल्ड खेलुआ और इसको बटिया भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हम बेहुसनिंग कर देते हैं तो कई जगह पर ऐसा होता है कि स्पेसिंग दूर दूर हो जाती है, तो वहां पर बेहुसनिंग से पौधे को उठाते हैं और लाके कहीं एक जगह पर और लगाते हैं। तो ये जो चीज कही जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो हमको करेक्ट खोजना था, हमने 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट खोज लिए। एक तो हमारा दूसरा सही है और तीसरा सही है, यानी कि
ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये SRI मेथड से 3 चीजें दी गई हैं, हमको इसमें से इनकरेक्ट खोजना है, एक एक करके खोजना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इट रियलाइज हेविली ऑन केमिकल हर्बिसाइड फॉर वीड मैनेजमेंट। ये जो SRI वाली बात कही जा रही है ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हर्बिसाइड केमिकल होता है या तो उसको हम यूज नहीं करते या तो नो यूज करते हैं। इसमें हर्बिसाइड का यूज या तो नहीं किया जाता है, अगर किया भी जाता है तो कम किया जाता है, तो ये बात तो हो गई गलत। ठीक, इसके अलावा दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, इट यूटिलाइज इंटरमीडिएट इरिगेशन टू कीप द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट फ्लडेड। मैंने आपको बताया था कि SRI मेथड जो होता है इसमें पानी की बचत करी जाती है। तो पानी की बचत कैसे करेंगे, हम कभी भी जल भराव वाली स्थिति नहीं लाएंगे, इतना सिंचाई नहीं कर देंगे कि खेत में पानी भर जाए। इसके अलावा इंटरमीडिएट एप्लीकेशन करेंगे, पानी को रुक रुक कर देंगे, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा कायदे से भर दिया, प्रॉपर तरीके से इंटरमीडिएट एप्लीकेशन करेंगे। तो ये बात तो सही है। ठीक, पहली बात गलत थी, दूसरी बात सही है। इट प्रमोट द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर टू मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल। ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको प्रमोट करने का काम करता है। सही है, बिल्कुल सही बात। तो 2 हमारी स्टेटमेंट हो गए सही है। दूसरा और तीसरा अगर सही है और हमारा एक ही गलत है और हमको गलत ही खोजना था, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर ऊपर असर्शन दिया गया है और यहाँ पर रीजन दिया गया है। देखते हैं, पढ़ते हैं। असर्शन क्या कह रहा है कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं ये आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑप्टिमम नाइट्रोजन अपटेक इन वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर थोड़ी देते हैं, वहां पर तो हम अमोनिकल देते हैं, तो ये बात तो हो गई गलत, ये बात हो गई गलत। दूसरा बात क्या कहते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर आर हाईली मोबाइल इन सॉइल एंड आर प्रोन टू सीवियर लीचिंग लॉस। यही तो चीज होती है, नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होते हैं ये हाईली मोबाइल होते हैं, पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट करके लीचिंग लॉस इनका ज्यादा होता है, इसीलिए हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को धान में नहीं डालते। तो रीजन तो सही कह रहा है लेकिन असर्शन गलत कह रहा है, तो असर्शन गलत है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रूट ऑफ राइस प्लांट सक्सेसफुली रिसीव एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इवन व्हेन फुल्ली सबमर्ज अंडर वाटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम जलमग्न धान लगाते हैं, यानी कि जो सब-1 वाले जीन वाले धान होते हैं, स्वर्णा सब-1 पहले मैंने आपको बताया था ना, स्वर्णा सब-1 एक वैरायटी थी, तो मैंने बताया था कि अगर इसमें जल भराव की स्थिति हो जाए, ऐसा पानी भर जाए कि धान की फसल डूब जाए, तब भी ये प्रॉपर तरीके से काम करती रहती है, क्योंकि सनलाइट तो उसको मिल ही जाएगा, पानी के अंदर भी सनलाइट पहुंच जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है इसके जो जड़ें होती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सेमी एक्वेटिक टाइप का पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, ये ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से ये जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन इसको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है, राइस इज ए फैकल्टेटिव हाइड्रोफाइट। ये भी बात सही है, एक्वेटिक हाइड्रोफाइट्स होता है दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू हाईली स्पेशलाइज्ड एरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट इन इट्स लीफ। इसकी लीफ में ये चीज प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये क्या होता है, इस वजह से ये वाटर लॉगिंग कंडीशन में या सबमर्ज कंडीशन, वाटर लॉगिंग तो नहीं कहेंगे उसको, सबमर्ज कंडीशन कहेंगे, यानी कि पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से भी इसको ऑक्सीजन मिलता रहता है और ये प्रॉपर तरीके से अपना काम करता रहता है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पर असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। डीप प्लेसमेंट ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर in the reduced zone is highly recommended to improve नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी। बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी को ही इंप्रूव करने के लिए हम कभी भी धान के खेत में नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं डालते, अभी तो वहां पर हम अमोनिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। दिस असर्शन इज 100% ट्रू। रीजन क्या है, जब हम सरफेस एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइजर के, तो इससे क्या होता है, ट्रिगर द अकोची डिजीज। अकोची डिजीज नहीं होता, अकोची डिजीज तो हाइड्रोजन सल्फाइड वाली बात होती है, अकोची डिजीज नहीं होता है। जब हम इसको सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि मिट्टी में ऊपर ही डाल देते हैं, तो इससे लीचिंग लॉस ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये बात तो गलत हो गई, रीजन गलत हो गया, लेकिन असर्शन सही है। तो असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा
ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ सबमर्ज्ड आइस। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक असर्शन है और एक रीजन। यहाँ पर आपको बताना है कि रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ सबमर्ज्ड राइस, जो सबमर्ज्ड राइस होता है उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। सबमर्जेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। ये जो बात कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही है। जब सबमर्ज कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में फॉस्फोरस तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जल भरा होगा तो फॉस्फोरस बढ़ेगा। इसके अलावा आयरन है, मैग्नीज है और इसके अलावा इसके अंदर सिलिकॉन, ये सब की मात्रा बढ़ जाती है। सिलिकॉन एक तरीके का बेनिफिशियल एलिमेंट होता है, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है। इसको पड़ जाने से क्या होता है, जो चावल जो होता है चमकदार हो जाता है और चावल टूटता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी थ्राइव्स अंडर सबमर्ज कंडीशन एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। ये भी बात सही है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी होते हैं वो जलमग्न स्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब इसमें बताओ कि ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर बोल रहा है कि सबमर्ज कंडीशन में आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। और यहाँ पर बोल रहा है कि सबमर्ज कंडीशन में ब्लू ग्रीन एल्गी जो शैवाल होता है, इस एल्गी की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आपस में दोनों का कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध नहीं है। बातें तो सही हैं लेकिन संबंध नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो सॉरी बी होगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको जो सिखाया समझाया वो अच्छे से मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपकी जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं उसको पढ़ता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो, अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कठिनाई आ रही है, कुछ क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आप कोर्स खरीद लो अल्टीमेट एग्रीकल्चर वाला, मात्र 1000 रुपये में। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 9792771793 पर कॉल करना है, सॉरी कॉल नहीं करना है, चैट करना है। इस पर आप मैसेज लिख के भेजोगे, जो भी आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है यहाँ से प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन बेटा एक चीज समझ लेना, AGTA का जो एग्जाम ये आने वाला है, जिसका अभी नोटिफिकेशन ही आया है, अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, पिछले वाले से ये कठिन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। कठिन मतलब इन द सेंस कि कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि अब बच्चे एनालिटिकल भी पढ़ेंगे, फैक्चुअल भी पढ़ेंगे, तो आपको दोनों चीजें विधिवत तरीके से पढ़नी होगी। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर हल्के में लोगे तो दोबारा इसकी वैकेंसी आने में बहुत टाइम लगेगा। पहले एक बार आई थी 18 में, 18-19 में आई थी, उसके बाद फिर ये 24-25 में आई इंतजार करते करते, और अब आई है 26 में। अब इसके बाद फिर वही 5-6 साल नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको बहुत ध्यान से, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, कायदे से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।